आप देख रहे हैं डीएन न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और हाजिर हूं मैं शकील साजिद। राजधानी रायपुर के पहाड़ी चौक से शुक्रवारी बाजार तक सड़क चौड़ीकरण का काम सोमवार से पूरी रफ्तार में शुरू हुआ। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम ने नजूल की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान काफी हंगामा और विरोध भी देखने को मिला, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 40 से ज्यादा मकानों और दुकानों के हिस्सों को तोड़ दिया गया। प्रशासन का कहना है कि सड़क फिलहाल बहुत सक्रिय है, जिसकी वजह से रोज शाम के यहाँ भीषण जाम लगता है और हजारों लोग परेशान होते हैं। इस पूरी योजना के पहले चरण के लिए सरकार ने 32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सड़क को दोनों तरफ 33 फीट तक चौड़ा किया जाना है, जिससे करीब 75 जमीन मालिकों और 80 निर्माण कार्यों पर असर पड़ रहा है। अधिकारियों ने साफ किया कि प्रभावित लोगों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है, इसलिए अब काम में और देरी नहीं की जा सकती। हालांकि स्थानीय लोगों का विरोध इस बात पर था कि तोड़ फोड़ किसी तय मार्ग तक की जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने पूरी कार्रवाई सरकारी जमीन पर होने का हवाला देते हुए काम जारी रखा। ये नई सड़क बनने से गुड़ियारी, रामनगर, कोटा, कबीरनगर और टाटीबंध जैसे करीब 13 वार्डों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। अभी तक इन इलाकों के लोगों को स्टेशन या एक्सप्रेसवे तक जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था और जाम में फंसना पड़ता था। सड़क चौड़ी होने के बाद लोगों का सफर आसान हो जाएगा और इनके करीब 15 से 20 मिनट बचेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहर की करीब 3 लाख की आबादी को सीधा फायदा होगा। वहीं इस कार्रवाई के दौरान कुछ गमगीन कथाएं, कहानियां भी सामने आई। निराला यादव नाम के एक दुकानदार ने कहा कि उनकी 25 साल पुरानी साइकिल की दुकान तोड़ दी गई, जिससे उनकी रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा है। प्रेम नारायण साहू ने अपनी 50 साल से ज़्यादा पुरानी बेकरी की दुकान खो दी। उनके पास सरकारी पट्टा भी था, ऐसा उन्होंने बताया। मुआवजे की दरों को लेकर भी काफ़ी खींचतान चली, जिसे बाद में बढ़ाकर 36,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया था। शासन का मानना है कि शहर के विकास और जाम से मुक्ति के लिए बड़ा कदम है, लेकिन विपक्षी दल और वहां के दूसरे लोग, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि हर बार शासन, प्रशासन, निगम गरीबों की ज़मीनों पर ही अपनी पूरी दबंगई बताता है, लेकिन उन लोगों की ज़मीनों पर जो दबंग लोग हैं उन पे हाथ डालने से शहर के प्रशासन को, नगर निगम के हाथ कांपते हैं, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है, सोशल मीडिया पे लोगों का कहना है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से दुखद खबर सामने आई। यहाँ के मशहूर खल्लारी माता मंदिर में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जिससे नवरात्रि की खुशियों के बीच मातम छा गया। मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी रोपवे की टाली अचानक केबल टूटने या तकनीकी खराबी की वजह से ऊंचाई से नीचे गिरी। इस दर्दनाक हादसे में रायपुर के राजा तालाब इलाके की रहने वाली 28 साल की आयुषी की जान चली गई, जबकि 16 अन्य लोग घायल हुए। हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह सुबह बड़ी तादाद में भक्त माता के दर्शन के लिए पहाड़ी पर जा रहे थे। लोगों का कहना है कि 2 ट्रालियां यात्रियों को लेकर ऊपर जा रही, तभी अचानक उनमें गड़बड़ी हुई और वे बेकाबू होकर नीचे गिर गई। घटना के तुरंत बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने फौरन मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 4 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों में महासमुंद के गोविंद स्वामी, नमिता स्वामी और अंशुका स्वामी शामिल हैं। वहीं रायपुर के टिकरापारा इलाके के हेमलाल, नागेश्वर, रतन, हेमिन, हुलसी, पूर्वी, टिया और अमलेश घायल हैं। दलदल सिवनी रायपुर से टोमेश्वरी साहू, कुमेश और हर्ष साहू को चोटें आई हैं, जबकि राजा तालाब इलाके के ऋषभ, छयांश और मनस्वी भी हादसे का शिकार है। मृतका आयुषी भी इस इलाके की रहने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा बहुत ही पीड़ादायक है और उन्होंने मृतक युवती के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। साथ ही साफ कर दिया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे हादसे ने छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के इंतजामों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नवरात्रि जैसे बड़े त्यौहार पर जब हजारों की भीड़ उमड़ती है
तो रोपवे जैसे साधनों की सही जांच और देखरेख कितनी ज़रूरी है, घटना से साफ झलकता है। कलेक्टर ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि पता चल सके कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। फिलहाल पूरा इलाका इस घटना से सहमा हुआ है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुआ है। इससे पहले भी डोंगरगढ़ के रोपवे में भी पिछले सालों में कुछ हादसे जरूर हुए हैं। रायपुर जिले के गिरौद गांव में जमीन के बड़े कारोबारी बसंत अग्रवाल, जो कि अपने धार्मिक आयोजनों के लिए भी जाने जाते हैं, शहर में और छत्तीसगढ़ में उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। कलेक्टर के आदेश पर हुई एक बड़ी जांच में साफ हुआ कि बसंत अग्रवाल और उनके साथियों ने मिलकर सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाया और वहां अवैध प्लाटिंग का खेल खेला। इन लोगों ने गांव के सरकारी तालाबों, चारागाहों, जहां पे जानवर चराई करते हैं और निस्तारी की जमीनों पर न सिर्फ मुरूम बिछाकर सड़कें बना दी, बल्कि बाउंड्री वाल खड़ी करके उसे अपना बताकर बेचना भी शुरू किया। ये पूरा मामला धरसीवां तहसील के गिरौद गांव का बताया जाता है, जहां एक स्थानीय सेवा निवासी परमानंद साहू ने हिम्मत दिखाते हुए इस भू माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में यह गंभीर आरोप भी लगाया गया था कि इन भू माफियाओं को बड़े पावरफुल नेताओं और रसूखदार लोगों का साथ मिला है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से ये बेखौफ होकर सरकारी संपत्ति की लूट कर रहे थे। शिकायत के बाद जब पटवारी और तहसीलदार की टीम ने गांव वालों की मौजूदगी में मौके पर जाकर जांच की, तो वहां अवैध कब्जों की लंबी लिस्ट सामने आई। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खसरा नंबर 511/5 और 630 जैसी कई सरकारी जमीनों को समतल कर दिया गया है। चारागाह के लिए सुरक्षित रखी गई जमीन पर प्लाट काटकर भेज दिए गए हैं। इस फर्जीवाड़े में बसंत अग्रवाल के साथ पूनम चौधरी और ओम प्रकाश सरवैया का नाम भी बेहद प्रमुखता से लिया जा रहा है। इन लोगों ने भूजल और पर्यावरण के लिहाज से जरूरी जमीनों को भी नहीं बख्शा और वहां धड़ल्ले से मुरम की सड़कें तान दी। तहसीलदार की रिपोर्ट ने इन सभी आरोपों पर मुहर लगा दी है। इस बड़े खुलासे के बाद प्रशासन अब सख्त मूड में है, ऐसा नजर आता है। एसडीएम नंद कुमार चौबे ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब बेदखली की कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। तहसीलदार को निर्देश है कि सरकारी जमीन से तुरंत अतिक्रमण हटाया जाए और कब्जा करने वालों को वहां से बाहर निकाला जाए। गांव वालों को उम्मीद है कि अब उनकी चारागाह और तालाब की जमीनें भू माफियाओं के चंगुल से आज़ाद हो सकेगी। देखना है कि प्रशासन कितनी कड़ाई बरतता है या कितनी गंभीरता से इस मामले पर कार्य करता है। छत्तीसगढ़ के गरीब और मजदूर परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी और खुशी की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के उन लाखों परिवारों की सुध ली है जिनके पास अपनी खेती की जमीन नहीं है और जो कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। विष्णुदेव सरकार ने फैसला किया है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत करीब 5 लाख परिवारों को आर्थिक मदद की जाएगी। इस बार सरकार ने तय किया है कि हर पात्र परिवार के बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपये भेजे जाएंगे। इस पूरी योजना के लिए सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जो सीधे तौर पर गांव की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती देगा। योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें समाज के उन वर्गों का भी पूरा ध्यान रखा गया है जो हमारी पुरानी संस्कृति और परंपराओं को सहज कर रखे हुए हैं। लाभार्थियों की सूची में लगभग 22,000 ऐसे परिवार भी शामिल हैं जो बैगा और गुनिया समुदाय से आते हैं। ये वो लोग हैं जो आज भी जंगलों और गांवों में पारंपरिक जड़ी बूटियों और औषधियों के जरिए लोगों की सेवा करते हैं। सरकार का मानना है कि इन परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 25 मार्च को बलौदाबाजार की पावन धरती से एक क्लक के जरिए ये करोड़ों की राशि सीधे लोगों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। पिछले साल भी सरकार ने इस मामले में शानदार काम किया था। आंकड़ों के हिसाब से साल 2025 में लगभग 5,62,000 परिवारों को मदद पहुंचाई गई थी। सरकार ने यह महसूस किया कि महंगाई के इस दौर में मजदूरों की मदद बढ़ाना जरूरी है, इसलिए पहले मिलने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। ये बढ़ा हुआ पैसा उन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें अक्सर अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों जैसे बच्चों की स्कूल की फीस,
घर का राशन या अचानक आई बीमारी के इलाज के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है या ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विजन बहुत साफ है कि विकास की किरण सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव की आखिरी झोपड़ी तक, आखिरी छोर तक पहुंचे। ये योजना उन लोगों को सम्मान के साथ जीने का हक देगी जो दिन भर धूप और पसीने में मेहनत मजदूरी करते हैं। जब इन मजदूरों के हाथ में एक साथ 10,000 रुपये आएंगे तो वे अपने परिवारों की बुनियादी ज़रूरतों को बिना किसी मानसिक दबाव तनाव के पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का ये कदम राज्य में सुशासन और न्याय की एक नई मिसाल पेश करेगा। कल जब बलौदाबाजार से 25 मार्च को ये राशि भेजी जाएगी तो ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लाखों चेहरों पर आने वाली एक मुस्कान लेके आएगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई अब एक बड़े और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा होगा। मुख्यमंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया जब बस्तर के सबसे खूंखार और मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर पापा राव के सरेंडर करने की खबरें तेज है। साय का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार की सख्त नीतियों और सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों की वजह से अब नक्सली संगठन पूरी तरह से टूट चुका है। नक्सली नेता पापा राव, जिस पर करीब 25 लाख रुपए का इनाम है, लंबे वक्त से पुलिस के राडार पर था। वह पश्चिम बस्तर इलाके का सचिव और बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। सूत्रों की माने तो पापा राव के साथ बातचीत के बाद अब उसके आत्मसमर्पण की तैयारी हो गई है। पुलिस की एक खास टीम उसे लेने के लिए इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगलों की ओर रवाना हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्द ही अपने 17 साथियों और हथियारों के साथ बस्तर के आईजीपी सुंदरराज के सामने सरेंडर करेगा। पापा राव का इतिहास काफी खौफनाक है। वह पीएलजीए नक्सलियों की सेना का एक मुख्य चेहरा रहा और कई बड़े हमलों जैसे कि आईईडी ब्लास्ट और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए गए हमलों की रणनीति तैयार करता था। उसकी पत्नी उर्मिला भी नक्सली संगठन में सक्रिय थी, जो पहले ही एक मुठभेड़ में मारी जा चुकी है। जानकारों का कहना है कि अगर पापा राव जैसा बड़ा कमांडर हथियार डालता है तो बस्तर में नक्सलियों की कमर तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि वह संगठन के उन आखिरी बड़े नेताओं में से एक है जो अब तक सक्रिय थे। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी संभावित सरेंडर को बड़ी जीत बताया है। सरकार का कहना है कि जो नक्सली मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे उनके खिलाफ यह अभियान और तेज किया जाएगा। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि पापा राव कब सामने आता है, क्योंकि उसका आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में शांति बहाली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।